हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नबीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है क्वांटम केमिस्ट्री, जिसमें हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्वांटम के जो हमारे 3 लेक्चर हैं, फिजिकल में हमारा क्वांटम वाली यूनिट चल रही है, हमने ऑर्गेनिक भी पढ़ाई हुई है, NMR वगैरह, OMC वगैरह भी पढ़ाई हुई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो पहले उन 3 लेक्चरों को देख के आए और तब इस लेक्चर पे आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 2 लाइन सुना देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ? बढ़िया सी सुना देता हूँ, देखो। आई हेट बेबी सोना रोना धोना, आई वॉन्ट टू सक्सेसफुल होना, ठीक है। तो बेबी सोना को छोड़िए और सफलता के पीछे लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए, वही आपको सारा कुछ दिला देगी जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी वैसे पढ़ी हुई है, E = H होता है, लेकिन हम समझेंगे। जब आपको बीएससी में लिखना है वो अच्छी बात है, आप लिखे आना, वो लिखे आओगे, नंबर आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में है क्या, क्या कंटिन्यूस मैनर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस क्या होता है, क्वांटा क्या है, डी ब्रो मतलब जो बोर मॉडल था उसने क्या कहा, और ये सारी चीज़ें हम कोरिलेट करने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वांट मतलब ये प्लांक कितना प्रसिद्ध क्यों है। ये 90s में आया था, 1900 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो क्यों है, देखो बात करते हैं। ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस होता है, ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से प्रथम ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी लेगा। यदि इलेक्ट्रॉन को 10.2, आपको कोई डाटा याद नहीं रखना है, पर इतनी एनर्जी अगर दी जाती है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर से या फर्स्ट एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, सेकंड एनर्जी लेवल में। कोई चीज़ जब लो लेवल से ऊपर जाती है तो उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में जाता है तो एनर्जी लेता है। अगर उसको 10.2 एनर्जी दे देंगे तो वो क्या करेगा, सेकंड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लेकिन कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, क्या हम ऐसे थोड़ी ना कि हवा में टंग गए तो हवा में बने रहेंगे, ज़मीन पे आते हैं ना, बस। इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी लेवल से हाई में चला गया तो वापस किस में आता है, वो लो एनर्जी लेवल में आता है। जब गया है तो एनर्जी ली है, तो वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसको हम बोलेंगे उत्सर्जित करेगा, या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में रेडिएट करेगा, या बोलेंगे अमिट करेगा, जो भी हम बोल सकते हैं, मतलब विकिरित करेगा, विकिरणों के रूप में ही करेगा। तो जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी वो क्या कर देगा, वापस रिलीज कर देगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वापस से कहाँ जाएगा, एनर्जी मतलब लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो साइंटिस्टों का क्या कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन वापस आया, उसने जो एनर्जी दी है वो किस मैनर में देता है, कंटिन्यूस मैनर में देता है। ये सतत देता है, सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। कैसे करता है, सतत करता है, जबकि ये सत्य नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है और हाई से जब लो में आता है, जाता है जब तो एनर्जी लेता है, लेकिन जब वापस आता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन या विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो पुराने जो क्लासिकल थ्योरी है, पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे, सबका ये कहना था कि ये कंटिन्यूस वे में क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है, मतलब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है लगातार, जबकि ऐसा नहीं है। प्लांक बाबा ने बोला कि ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी अमिट हो रही है, ये पैकेट्स के रूप में अमिट होती है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में क्या होती है, अमिट होती है, मतलब फिक्स होती है कि भाई यहाँ से यहाँ आएगा। तो जैसे चॉकलेट का पैकेट नहीं होता क्या, तो ऐसे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है कि भाई इतनी एनर्जी ये देगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, मतलब डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या है। एनर्जी जो उत्सर्जित होती है वो कैसी होती है, असतत होती है। कैसी होती है, असतत। इसको कौन कहता है, प्लांक बाबा कहता है, प्लांक बाबूजी कहते हैं, ठीक है, कि एनर्जी जो उत्सर्जित हो रही है वो कैसी हो रही है, असतत हो रही है, डिसकंटिन्यूस हो रही है। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस मैनर, सतत मैनर क्या है और असतत क्या है, इसके बारे में हम इसको समझते हैं। असतत का मतलब जो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में एनर्जी आती है, पैकेट्स के रूप में, ठीक है। एक दोनों तरफ लिख करके इसको हम समझ लेते हैं। चलिए
ठीक है। तो साइंटिस्टों का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा लो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा जितनी एनर्जी उसने ली है, लेकिन वो सतत रूप से उत्सर्जित करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी किस रूप में उत्सर्जित करता है, वो असतत या ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित करता है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है वास्तव में? फोटोन है जैसे बहुत सारी लाइट है, जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही है जहाँ मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें से जो लाइट निकल रही है वो फोटोन के रूप में ही निकल रही है। पर इतने सारे फोटोन है, बिलियन ट्रिलियन, कि हमको ऐसा लग रहा है कि लाइट ही आ रही है कंटिन्यू, क्योंकि वास्तव में फोटोन के रूप में इसमें से जो लाइट है वो निकल रही है इस ट्यूबलाइट में से। सबसे पहले बात करते हैं सतत मैनर क्या है। सतत ऊर्जा का मतलब क्या है, जिसको हम कंटिन्यूस कह रहे हैं, और असतत का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस और इसका मतलब कंटिन्यूस। देखो, कंटिन्यूस ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, और डिसकंटिन्यूस हो रही है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो मैं बता दूं, मुझे क्या जुकाम लग रहा है भयंकर, डेंगू सा हुआ था, अब तक सही नहीं हुआ। कंटिन्यूस को हम कैसे, कंटिन्यूस मतलब वो एनर्जी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लगातार आ रही है, और कंट्रोल कैसे कैसे समझे सर, समझ में नहीं आ रहा, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं मतलब क्या? ऐसे जैसे ये जमीन है और यहाँ पर कोई स्टोन है, ठीक है, जमीन से इतना ऊपर है, ये फिक्स है। जब कोई स्थिर होती है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को स्थिर होती है। अब ये ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो कोई चीज़ जब गति करती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी फिक्स होगी, माना इसकी एनर्जी कितनी है, 6 किलो जूल है। क्या इस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल का मतलब हम चेंज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि सर कैसे चेंज करें, इसकी हाइट कम कर दो। अगर इसकी हाइट कम कर दोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जिस एनर्जी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अगर ये यहाँ होगा तो एनर्जी इतनी होगी, यहाँ होगा तो इतनी होगी, जैसे ये कम कर दिया तो एनर्जी कम हो गई, 5 किलो जूल हो गई, 4 किलो जूल हो गई। तो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है ना, 6, 5, 4, तो इसको अपन क्या कह लेंगे, ऊर्जा में कैसा परिवर्तन हो रहा है, सतत, या एनर्जी कैसी रिलीज हो रही है, कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है। जबकि डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस का मतलब जैसे एनर्जी लेवल है परमाणु में होते हैं, जैसे E1 प्रथम ऊर्जा स्तर जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, E2, E3, E4। तो प्लांक बाबूजी ये कहते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एनर्जी फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन माना यहाँ से यहाँ आया, 4th एनर्जी लेवल से 3rd में आया, तो इसकी एनर्जी है माना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3rd से कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। 3rd से आया 2nd एनर्जी लेवल में, तो माना इसकी एनर्जी है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2nd से आया 1st में, इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन जब 4th से 3rd में आएगा तो इसकी एनर्जी फिक्स है, और ये एनर्जी किस रूप में बाहर मतलब उत्सर्जित होगी, ऊर्जा के पैकेट्स, जिसको वेव पैकेट्स भी कहते हैं, मतलब ऊर्जा के या विकिरणों के बंडल। पैकेट्स का मतलब ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के बंडलों के रूप में क्या होगी, उत्सर्जित होगी, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटा, या जिनको हम क्या कहते हैं, अगर लाइट की बात हो रही है तो उनको कहते हैं, प्रकाश की बात हो रही है, फोटोन। ठीक है, तो जैसे प्रत्येक चॉकलेट का पैकेट होता है कि भाई इसमें से इतनी एनर्जी निकलेगी, तो ये ऊर्जा का बंडल है, पैकेट है। 3rd से 2 में आएगा तो इतनी निकलेगी, और 2 से 1st में आएगा तो इतनी एनर्जी क्या होगी, उत्सर्जित होगी। इससे कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब 1st से 2nd में जाना होगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मान रहे 4 से ना तो ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी लेगा उतनी देगा, सीधी सी बात है। एनर्जी जब लो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई में जाता है तो एनर्जी लेता है, और हाई से जब लो में आता है, उच्च से निम्न में आता है तो एनर्जी देता है, उत्सर्जित करता है, एमिट करता है।
ठीक है। तो 4 चाहिए इसको, ना तो 4 अगर 3 मिलेगी तो नहीं जाएगा, 5 मिलेगी तब भी ये 4 लेगा, एक को हटा देगा। ऐसी सेकंड से थर्ड में जाना है तो इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ना तो 10.9 चाहिए ना 11.1 चाहिए। तो फिक्स है, प्रत्येक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फिक्स है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको उत्सर्जित करेगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रहण करेगा। यही बस प्लैंक बाबा कहता है कि प्रत्येक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फिक्स है, और जो वो किस रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है, ऊर्जा के बंडल के रूप में होती है, जिनको क्या कहते हैं, फोटोन या क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। इसके बारे में प्लैंक बाबा बताता है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्लैंक बाबा क्या कहता है। प्लैंक बाबू जी ये कहते हैं कि ऊर्जा का जो किसी भी कृष्णिका विकिरण की सतह है, कोई भी सतह है, क्योंकि ब्लैक बॉडी ही तो ऊर्जा का अवशोषण करती है और वही उत्सर्जन करती है। तो हम ब्लैक बॉडी नहीं पढ़ा है, तो पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी के बारे में अच्छे से बात की है, क्या होता है उसको पढ़ के आए आप। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी जो कृष्णिका विकिरण है, ब्लैक बॉडी की जो सरफेस है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में करती है। किस रूप में करती है? ऊर्जा या उस मतलब विकिरणों के बंडल के रूप में करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, चलिए उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, और आप किताब रख के सामने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। लिख तो आप कहीं से भी सकते हैं, शायद आपने लिख भी रखा होगा। आप तो ईयरबड लगा के, ईयरफोन लगा के शांति से सुनोगे तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट केमिस्ट्री। ये हमारा उद्देश्य है अजय अकेडमी का, यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड कैसे होता है ये। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने की? प्लैंक बाबा। उसने क्या कहा कि जो फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा या क्वांटा की ऊर्जा जो फिक्स है प्रत्येक एनर्जी लेवल की ऊर्जा, उसकी आवृत्ति की या विकिरण की आवृत्ति की, ये प्लैंक बाबा का डेफिनेशन है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती आप एक बात सोच रहे हैं फोटोन क्या है? ठीक है, फोटोन किसी भी लाइट का, जैसे मैं ये खड़ा हूं और ये लाइट आ रही है ना, तो इसमें बिलियन ट्रिलियन लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने सारे फोटोन है इसमें। तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट, जैसे कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। तो लाइट किससे मिलकर बनी है? फोटोन से मिलकर बनी है। तो इसका जो सिंगल जो कण है वो क्या है? इसमें से लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, पर ये इतने सारे, ये भी डिसकंटिन्यूस ही आ रही है लाइट, कंटिन्यूस लाइट नहीं आ रही है, ये मतलब असतत ही आ रही है, पर इतने सारे फोटोन, और इतने, क्योंकि जो फोटोन की जो गति होती है वो प्रकाश के वेग की गति होती है, जो होता है ना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड वाली। तो प्रकाश के वेग की गति से चलते हैं फोटोन। तो इतने सारे फोटोन इसमें से निकल रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि लाइट कंटिन्यूस आ रही है। आप कभी ध्यान से ट्यूबलाइट को देखना तो झिलमिल 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 दिखता है ना, तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें अलग अलग पार्टिकल हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? फोटोन कह रहे हैं। वो इतने सारे हैं और इतने लगातार आ रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि लाइट लगातार आ रही है, समझ रहे? तो फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब सिंगल जो कण है ना लाइट का, जिससे मिलकर के वो पूरी लाइट बनी आ रही है, फॉक्स पड़ रहा है, वो फोटोन है। तो ये क्या कहता है प्लैंक बाबा कि फोटोन की जो ऊर्जा है, जो कि किस रूप में, जैसे अगर हम परमाणु की बात करें, ऊर्जा स्तरों की बात करें, जो कि डिस्क्रीट में आती है, मतलब डिसकंटिन्यूस मैनर में आती है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में आती है, इसको हम क्वांटा कहते हैं। वो उनकी जो ऊर्जा है वो आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है। हमने पढ़ा भी हुआ है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और हमने यहाँ जब इसका साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आता है H, क्योंकि भाई उसने खोज की है तो कुछ तो देके जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, यही होती है। और न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। 34 माइनस हटा दिया कि मैंने, -34। तो न्यू बराबर C/λ, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? Sc/λ। ठीक है, तो जिसकी लैम्बडा ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये सारी बातें किसने की थी? प्लैंक बाबा ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे क्या? सबसे पहले आप इसमें लिखोगे
इससे पिछले लेक्चर में हमने बीन का नियम पढ़ा है ना ब्लैक बॉडी में, और रेले और जीन्स का नियम पढ़ा है, हमने दोनों पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि जो बीन का नियम है, बीन का विस्थापन नियम क्या होता है? बीन का विस्थापन नियम कि जो टेम्परेचर और जो तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा एक दूसरे के इनवर्स होती है। नहीं पता तो पिछला लेक्चर अच्छे से जाके देखें, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ये तो होता है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, बीन का नियम। तो जो बीन का नियम है वो कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों पर लागू होता है जिनकी वेवलेंथ कैसी है? कम है, ठीक है। और रेले और जीन्स का नियम है वो जिनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है उन पर लागू होता है। तो बीच वालों का क्या होगा? तो प्लांक क्वांटम थ्योरी सभी प्रकार की विकिरणें हैं जिनमें सभी प्रकार, क्योंकि हर विकिरण की अपनी अपनी वो होती है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होती है, तो सभी प्रकार की विकिरणों जिनकी तरंग दैर्ध्य कैसी है? ना ज़्यादा है ना कम है, बीच की है। क्योंकि ज़्यादा के लिए तो रेले जीन्स का नियम है, कम तरंग दैर्ध्य वालों के लिए बीन का नियम है। तो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य उनकी विकिरणों पर क्या होता है? लागू होता है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे कि मैक्स प्लांक ने किसी कृष्णिका विकिरण की सतह से उत्सर्जित होने वाले, वीडियो को आराम से मतलब स्लो करके आप लिख सकते हैं, होने वाले विकिरणों की वितरण के लिए एक सिद्धांत दिया जो कि सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों पर क्या होता है? लागू होता है। उसने क्या कहा? उसके अनुसार कृष्णिका की, कोई भी कृष्णिका वो है, सतह है या ऊर्जा स्तर है, उससे जो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो कैसे होता है? सतत ना होकर असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस, और ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है? फोटोन किसी लाइट का एलिमेंट्री इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो सिंगल जो कण है उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन या क्वांटा की जो ऊर्जा है वो उसकी विकिरण की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है। ऐसे करके लिख देंगे और ये बना देंगे, ठीक है। और लिख देंगे कि लैम्बडा और ई एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी लैम्बडा कैसी क्या होगी? कम। जैसे हम बात करते हैं ना बिग और ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो इसकी लैम्बडा क्या होगी? सबसे कम। तो इसकी एनर्जी अलग है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मतलब फिक्स है, ऊर्जा के बंडल पैकेट्स इतनी एनर्जी देगा, फटाक दी से भाई रोटी डाल दी पैकेट के रूप में, फिक्स एनर्जी उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड या क्वांटीकृत। और जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट की एनर्जी क्या होती है? तो बहुत बार बात हो गई इस पर, सबसे कम होती है और इसकी लैम्बडा क्या होती है? सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हम बात कर चुके हैं और हम वापस से बात कर रहे हैं। एक ग्राफ और दे रखा होगा बुक्सों में इस तरीके का कुछ, मैं आपको बता देता हूँ क्या ग्राफ है वो। यहाँ तो ले रखी है एनर्जी और यहाँ ले रखी है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बडा। इस ओर बढ़ रही है और एनर्जी इस ओर बढ़ रही है। इस तरीके का कोई ग्राफ बना रखा है, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है जिसकी देखो, अगर इस तरफ आए, इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है? तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा बढ़ रही है, इस तरफ आएंगे तो कम होगी। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये बीन लॉ को दर्शाता है, बीन का नियम। किसको दर्शाता है? बीन नियम। क्योंकि बीन का नियम कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों पे लागू होता है जिनकी वेवलेंथ कैसी है? कम है। और ऐसे करके दे रखा होगा। और अगर हम इसको देखें, ये वाला जो ग्राफ है कि भाई मुझे पता है वैसे भी एनर्जी और लैम्बडा एक दूसरे के इन्वर्स होती है, तो इन्वर्स ही है, उल्टी ही है कि भाई जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ रही है तो एनर्जी घट रही है, सीधी सी बात। ये इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी है? वेवलेंथ इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा है। और उच्च तरंग दैर्ध्यों पर रेले और जीन्स का नियम लागू होता है। पढ़ा था ना रेले जीन्स का नियम क्या है? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 4। नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जो लोग पहली बार आए हैं। रेले और जीन्स नियम, ठीक है। और जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो सभी प्रकार की विकिरणों या बीच वाली, जिन पर बीन और रेले और जीन्स का नियम नहीं लगता, उन पर किसका नियम लगता है? तो ये डॉट डॉट वाला जो है, बीच वाली जिनकी तरंग दैर्ध्य है, उन पर किसका नियम लगता है? प्लांक का, प्लांक रूल या प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? किसका डायग्राम है ये, किसका ग्राफ है? विकिरण नियमों का प्रायोगिक तुलना। मतलब ये बीन का नियम भी विकिरणों का नियम ही है, मतलब विकिरणों का, या मतलब बोलें तो तरंग दैर्ध्य और एनर्जी को कोरिलेट कर रहा है। प्लांक भी वही कर रहा है और रेले और जीन्स भी वही कर रहा है। तो बीच वाली जो तरंग दैर्ध्य होती है उन पर किसका नियम लगता है?
प्लांक का उच्च तरंग दैर्ध्यों पर किसका लगता है? कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन हो सकता है, जब आप नौकरियों के पेपर देंगे कि उच्च तरंग दैर्ध्यों के लिए किसका नियम सार्थक है, तो रेले और जीन्स का। कम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ या कम तरंग दैर्ध्यों के लिए बीन का नियम, और बीच वाली तरंग दैर्ध्य जो ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा, उनके लिए प्लांक का नियम। तो ये प्लांक नियम की एक ये भी एडवांटेज है कि जिनकी तरंग दैर्ध्य मध्यम होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, उन पर किन का नियम लगता है? प्लांक क्वांटम थ्योरी या प्लांक का नियम लगता है। तो ये हमने सारी प्लांक के बारे में बात कर ली है, ठीक है। प्लांक की एप्लीकेशन क्या है, मतलब और क्या भौतिक सार्थकता क्या है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो इसको मिटा दूँ। आप बुक को सामने रख के अगर बैठेंगे और देखो, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे ना समझे, मैं दोनों मीडियम में बोलता हूँ। किसी भी ऊर्जा स्तर की एनर्जी पूछे, ठीक है, तो वो मल्टीपल इंटीजर होती है किसकी? एन की। एन या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी किसी भी एनर्जी ऊर्जा स्तर की अगर ऊर्जा पूछेगा तो किससे गुणा कर देंगे? एन से। जैसे ऊर्जा स्तर के बारे में वो बात करेगा तो एन एच नहीं हो जाएगी, ठीक है। जैसे फोर्थ की पूछेगा तो क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे यहाँ, ठीक है, कि फोर्थ ऊर्जा स्तर की। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा बताइए, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है? अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था आएगी फर्स्ट सेक्टर स्टेज, तो एन बराबर कितना आता है? 2, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर ये पहला एनर्जी लेवल है E1, तो दूसरा एनर्जी लेवल है E2, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? E2 में ही तो जाता है। तो उत्तेजित अवस्था तो वही होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पहली उत्तेजित अवस्था क्या होती है? E2 होती है, ध्यान रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 होती है। तो फर्स्ट देख करके n बराबर 1 मत कर देना। अगर बोल रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था तो n बराबर क्या लेना है? 2, क्योंकि प्रथम उत्तेजित अवस्था या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? n बराबर 2। सेकंड ऊर्जा स्तर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मैं बोलूँ कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालिए, फिफ्थ का मतलब पांचवा नहीं, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि पहला एक्साइटेड स्टेट में क्या आ रहा है? 2, तो पांचवे में क्या आएगा? 6, एक ज़्यादा। अगर बोलेगा 10वीं उत्तेजित अवस्था की एनर्जी निकाली, तो 10वीं का मतलब 11 लेना है, क्योंकि प्रथम में 2 आता है, तो 10वीं में क्या आएगा? 11 उत्तेजित अवस्था है, क्योंकि एक ज़्यादा होती है। प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है? E2 होती है, क्योंकि इसको तो ग्राउंड स्टेट कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं E1 को, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पहली बार जाता है। तो ये अच्छी बात है और ये सीखने लायक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, प्लांक क्वांटम थ्योरी बताती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है। इसकी एप्लीकेशन में आता है, वैसे हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। मोनो का मतलब एक वर्णी प्रकाश, ये ग्राफ हमने समझ लिए। और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब जिसमें बहुत सारे कलर हैं। तो इनके बारे में भी इसी के आधार पे हम ज्ञात करते हैं। एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक। और बहुवर्णी, अंग्रेजी में लिख देता हूं पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? जिसमें एक प्रकार का प्रकाश है, एक प्रकार का कलर बोल दो। जैसे रेड लाइट है, केवल कौन सी है? रेड लाइट है, ठीक है। तो रेड लाइट की एनर्जी फिक्स होगी, एनर्जी इसकी कैसी होगी? फिक्स। और हमको पता है कि रेड लाइट की एनर्जी कैसी होती है? कम। और इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तभी तो इसको यूज करते हैं किसमें? रेलवे वगैरह में, इंडिकेटर देने में, या जहाँ सिग्नल होते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो दूर तक दिखता है रेड कलर, ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है सन की जो लाइट होती है ना, सूर्य की, इसमें सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसी लाइट है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। तो कौन कौन से कलर? ये तो तीनों एक जैसे होते हैं लगभग। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या? रेड। तो प्रत्येक कलर की एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी, क्वांटीकृत होगी, फिक्स होगी, अलग अलग होगी। तो मुझे पता है कि ब्लू कलर की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। इसकी लैम्बडा क्या होती है? सबसे कम। रेड कलर एनर्जी कैसी होती है? सबसे कम। और इसकी लैम्बडा क्या होती है?
सबसे ज़्यादा। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसमें बहुत सारी क्या है, अलग अलग एनर्जीज है, या अलग अलग तरंगदैर्ध्य हैं, या अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, क्योंकि ई जिसकी ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्लांक क्वांटम थ्योरी कहती है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट इसमें बहुत सारे कलर हैं, जैसे सन का जो प्रकाश आ रहा है बिग ग्योर, उसमें सब कलर होते हैं, तो सबकी एनर्जी फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ ही गए होंगे, प्रत्येक एनर्जी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है, जिसको क्वांटा कहते हैं। क्वांटा या फोटोन क्या है हम जानते हैं कि कोई भी लाइट आ रही है उसमें जो उसका जो मेन जो एक पार्टिकल है वो क्या है, फोटोन है, जिससे मिलकर के वो सारी लाइट बनी और हमको उजाला लग रहा है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है प्रकाश, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्या है, तो ये किसके आधार पर समझा सकते हैं हम, प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो आपसे पूछ ले कि मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक या एक वर्णी बहुवर्णी प्रकाश की व्याख्या किसके आधार पे की जाती है, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पे की जाती है। तो हमने सारा प्लांक क्वांटम अच्छे से समझा है। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। हम नोट्स भी मैं बनाता हूँ तो नोट्स भी देने का प्रयास करूँगा, पर आप मोबाइल को मतलब बुक को सामने रख के ईयरबड लगा के ईयरफोन फिर सुना करो, फिर अपने मन से लिखा करो कि हमको ये लिखना है, ठीक है। मैं भी आपको प्रयास करूंगा देने का, यूनिट हो जाएगी जब, लेकिन यूनिट हो जाएगी तब दूंगा ना मैं आपको, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन आप साथ में लिखेंगे, जहाँ आप पढ़ रहे हैं अगर उन चीज़ों को रख के पढ़ेंगे सामने तो आपको सिंपल लगेगी, आपको वो लाइन रटनी नहीं पड़ेगी। ये मैं वादा करता हूँ, आप उन लाइनों को अपने मन से लिखोगे, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ कभी, मैं जब BSc की मैंने रटी नहीं, समझता था और अपने मन से लिखता था, तो मुझे कम भी पढ़ना पड़ता था। तो सर आप तो शॉर्टकट बता रहे हैं, पढ़ना ज़्यादा है लेकिन सीखना है। अगर सीख के मन से सोच के लिखेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, और रट के लिखेंगे तो फाइनल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे और भी जो गरीब बच्चे हैं हमारे कहीं भी पढ़ रहे हैं किसी भी मीडियम में, तो उनको भी फायदा हो सके, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।